जया जादवानी जी का नया उपन्यास है देह कुठरिया। इसके कुछ पेज मैं पढ़ती हूँ। उससे पहले जया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस बात पर बहुत इतरा सकती हूँ कि जया जी मुझे अपने दोस्तों की लिस्ट में शामिल करती हैं। उनकी इस नई किताब का 2 पेज कैमरे की सेटिंग्स हो गई है। 2 लोग कैमरे के पीछे खड़े हैं। आखिरकार दीप्ति भारद्वाज ने शैली राय को इंटरव्यू के लिए मना ही लिया। दीप्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा है, इन्हें आसानी से मना नहीं किया जा सकता। एक सेट जैसा बना दिया गया है शैली के घर पर ही। शैली खूब तैयार होकर बैठी है। नीली भारी भरकम साड़ी लाउड ज्वेलरी में चमक रही है। ये चमक इतनी नेचुरल है कि दीप्ति का सवाल यहीं से शुरू होता है। शैली जी, मैं जानती हूँ अभी आप ट्रांस क्वीन हैं। मैं आपकी स्किन की चमक देखकर हैरान हूँ। I mean, आपने एक मेल के रूप में जन्म लिया है, पर आपको देखकर नहीं लगता कि आपके कभी दाढ़ी आई होगी, या कि जैसी एक पुरुष की कद काठी और चेहरा होता है, आप में वो कहीं नहीं है। शैली हंस पड़ती है। उसे अच्छा लगता है जब कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है। उसे बुरा लगता है जब कोई इससे आगे नहीं बढ़ पाता। ये मेरे मंगोलियन नेपाली कुल की वजह से है। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मेरे पापा मिलिट्री में थे। हम 2 भाई 2 बहन थे। मैं पेट में ही थी कि डॉक्टर्स ने कहा लड़की है। पापा तीसरी लड़की का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। वे अबॉर्शन कराना चाहते थे, पर मेरी परनानी ने कहा कि वैसे तो लड़का होगा, पर अगर लड़की हुई तो मुझे दे देना, मैं पाल लूँगी। तो ये तब भी तय नहीं था कि मैं आखिर हूँ क्या। बताते बताते शैली राय को हंसी आ जाती है। पैदा तो हुई मैं लड़के की देह में, पर मन लड़की का, और मुझे एहसास तब हुआ जब मैं 5th में थी। घर वाले डांटते थे, लड़कियों की तरह क्यों चलता है, लड़कियों की तरह टांग पर टांग चढ़ाकर क्यों बैठता है। पापा गालियाँ देते थे, तू हिजड़ा है क्या, गांडू है क्या, मार। कोई दोस्त नहीं था, हर तरफ अकेलापन और अपमान। 9th में मेरा एक क्लास फेलो था, उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। जब 10th में गई तब इंटरनेट यूज़ करना सीखा। 10 रुपये देकर साइबर कैफ़े जाती थी और कंप्यूटर पर अपने ही जैसे लोगों को ढूंढा करती थी। कभी वे मिल जाते थे तो खुश होती कि अकेली नहीं हूँ। शैली कहीं खो जाती है, पीछे छोड़ आई है, पर जब भी बचपन याद आता है सबसे पहले पापा का रौद्र रूप याद आता है और थर थर काँपती माँ। घर में क्या कोई भी सपोर्ट नहीं था, माँ या किसी भाई बहन का? दीप्ति ने पूछा था। माँ बेचारी सी थी। वो कभी कभी मुझे पापा की मार से बचा तो लेती थी, पर पापा की नफ़रत से नहीं बचा पाई। अब तक मैं भी नेल्स बढ़ाने लगी, बाल बढ़ाने लगी। छोटा सा गांव था कोरबा। पड़ोसी पापा को कहते, आपका बेटा छक्का बन रहा है क्या, आगे चलकर साड़ी पहनेगा क्या। सुन सुनकर पापा का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। उसी मिकदार में मुझसे नफ़रत भी। मुझे मारने को हर वक्त तैयार रहते थे। उनके डर से मैं पीछे के दरवाजे में घर में आती जाती थी। कोशिश करती थी उनके सामने कम पड़ूं या ना पड़ूं। वो अपनी नीली साड़ी का पल्लू अपनी उंगली में लपेट रही थी, खोल रही थी। कुछ गले में अटकता सा जान पड़ता था। दीप्ति उसे स्पेस देती है और बहुत आहिस्ता से ज़रा दूर जाकर खड़ी हो जाती है। आप गुरु चेला परंपरा से आती हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि हिजड़ा और ट्रांस वुमन में क्या फ़र्क है? और आप लोग छिबरना किसे कहते हैं? हिजड़ा उन्हें कहते हैं जो गुरु चेला परंपरा में जाते हैं, और उनके जननांग कटवाने की प्रक्रिया को छिबरना कहते हैं। पर छिबरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। जैसे मैं नहीं छिबरी, मैं ट्रांस वुमन हूँ, यानी मैंने अपना ऑपरेशन, जिसे SRS कहते हैं, करा लिया। फिर भी मैं हिजड़ा हूँ। जेंडर साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। आप मन से, दिमाग से जो सोचते हो वही आप हो। मैंने सुना है छिबरने की तकलीफ़देह प्रक्रिया वे घर में ही संपन्न करते हैं, तो क्या किसी की मृत्यु नहीं हो जाती होगी? पहले घर में ही की जाती थी, तब न इतनी सुविधाएं होती थी, न इतनी अवेयरनेस। अब हॉस्पिटल में की जाती है और ठीक होने में 10 दिन लगता है। घर में इसलिए भी की जाती होगी कि पहले इसे छुपाया जाता था, अब इंटरनेट आ जाने के बाद सबको पता चल गया है। तो ये देह कुठरिया का एक छोटा सा हिस्सा था।
अब इस उपन्यास के जो मुख्य किरदार हैं रवि, उनसे जया जी खुद बातचीत करेंगी, क्योंकि इस उपन्यास को लिखने की प्रक्रिया रवि से होकर गुजरती है। चलिए उनसे बातचीत करें।